हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? अभी वॉइस का इशू फिनिश हो गया ना आपका, जो भी है वॉइस वाला इशू तो हट गया। आवाज आ रही है? हाय 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 एवरीवन, हाय। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, तुम्हें भाई कोड दिख गया। अब तुम यहां पे कुछ भी चला सकते हो मेरे सिस्टम पे। मैंने इसलिए हटा दिया, तुम कोड नहीं देख सकते। चलो, तो एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं यूट्यूब पे कोई एक लाइव क्लास ले रहा था, एक बड़े टीचर ले रहे थे, मैं नहीं ले रहा था। तो उनका कोई कोड दिख गया, तो बच्चे उस पर इतने स्पैम कर दिए ना, वो बेचारे यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाए। तो ये तो होता है बच्चों की बात। चलो भाई, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपने मना किया था, क्या मना किया था भाई? मैंने तो हाँ। क्या आप सब लोग रेडी हो आज की इस बहुत बड़ी इवेंट के लिए? क्या आप सब लोग रेडी हो आज की बहुत बड़ी इवेंट के लिए? बहुत बड़ी इवेंट क्या है आज हमारा? अपना 7 बजे शाम में 18 फरवरी, ठीक है। दिन कौन सा है आज? संडे है। और मेजर इवेंट हो रहा है, मेजर एक बहुत मेगा इवेंट हो रहा है संडे को। क्या नाम है आज? आज है हमारा बेटे 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 पीरियोडिक टेबल का स्मार्ट वन शॉट आ रहा है। पीरियोडिक टेबल का स्मार्ट वन शॉट आ रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि पीरियोडिक टेबल का बेटे आपके पास स्मार्ट वन शॉट आ रहा है, तो स्मार्ट वन शॉट फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब आ रहा है। स्मार्ट वन शॉट बेटा क्या आ रहा है आपके पास? फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, ठीक है। स्मार्ट वन शॉट फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब आ रहा है आपके पास, ठीक है। आप सब लोग अलाइंड होंगे, ठीक है। आपको जबरदस्त तैयारी कराऊंगा, सिलेक्शन की तैयारी बाई विशाल तिवारी। कितनी अमेजिंग सी मैंने एक जोड़ जाड़ के बना ली है। सिलेक्शन की तैयारी अगर आपको करनी है तो विद विशाल तिवारी या बाई विशाल तिवारी ही करनी है। चंगा एकदम। क्वेश्चन तो रहेगा ही, क्वेश्चन तो रहेगा ही, नो डाउट। थ्योरी कंप्लीट रहेगा। अच्छा, क्या ये बेसिक से होगा? तो बेटा ये बेसिक से लेके एडवांस तक होगा। क्या ये बेसिक से होगा? तो बेटा बेसिक से लेके एडवांस तक होने वाला है, ठीक है। 19 नहीं बेटा, 19 में प्रैक्टिस लगा है। वो 18 तारीख को तो थ्योरी होगा, 18 को थ्योरी होगा। चैनल पे जाइए, अच्छे से जाइए। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं करते हैं लगता है मुझे। व्हाट्सएप पे तो मैं पूरी डिटेल देता रहता हूं कि कब कब क्या क्या क्लास है। 19 फेब को बेटा आपके पास, 19 फेब को यानी कि मंडे को आपको फिर से शाम को 7 बजे, ठीक है ना, यही पीरियोडिक टेबल चैप्टर का, यही आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दो मेजर महा अनाउंसमेंट है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेजर महा अनाउंसमेंट है जो कि आपको करना है। क्लियर हो गया? समझ में आया है? आगे बढ़ सकते हैं तो चैट को करते हैं बेटा प्राइवेट, ठीक है। लिंक विंक नहीं भेज सकते बेटा, आपको सर्च करके आना होगा, ठीक है। और बच्चों के पास होता है तो आप बच्चों से मांग लीजिए आपके पास। तो ये थ्योरी की क्लास है जो आपको आज होगी, और ये बेसिक से एडवांस क्वेश्चन की क्लास होगी, या बेसिक से एडवांस होगी थ्योरी। और फिर ये आपके पास एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलेगा। पी ब्लॉक कब लेंगे बेटा? 7 डेज में कंप्लीट आईओसी, सॉरी 8 डेज में हम कंप्लीट आईओसी करा रहे हैं। तो आप 8 दिन तक रुक जाइए, कंप्लीट आईओसी आपके पास हो जाएगा। 8 दिन तक आप रुक जाइएगा तो कंप्लीट आईओसी हो जाएगा। क्लियर है? नो डाउट एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जो व्हाट्सएप नहीं चलाते उनका क्या, तो वो दुनिया से एकदम बेदखल हो जाए। व्हाट्सएप ही नहीं चलाते आप, बहुत बढ़िया। तो बाकी घर पे कैसे बात करते हो? व्हाट्सएप नहीं चलाते, घर पे कैसे बात कर लेते हो? मतलब आपका इंटरेक्शन का तरीका है घर वालों से क्या है? मम्मी भाई बहन, क्या आप सब कॉल करते हो? कॉल करते हो आप? ये मैं नहीं मान सकता। नहीं नहीं सर, मैं तो कॉल करता हूं, ये मैं नहीं मान सकता। रॉन्ग, गलत इंफॉर्मेशन, बहका रहे हो मुझे। आप मुझे बहका नहीं सकते। चलो, तो भाई आपके पास लेक्चर नंबर ये कौन सा है? 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में हमने बेटा आपके पास ये किया था SN1 SN2 E1 E2, ये सब का हमने अभी बेस बनाया था। तो हमें बच्चों आपको पढ़ना है आज हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN1 क्या होता है सबसे पहले,
ठीक है, और फिर हमें पढ़ना है तो दोनों को साथ में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब थोड़ा सा नीचे लिखते हैं छोटा, तो ये डिनोट करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एन अगर नीचे लिखा है, एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और एसएन 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का है। 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, अभी रुक जाइए, जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो आपको समझाऊंगा। इतना मैं समझा चुका था कि सब्स्टिट्यूशन वो भी न्यूक्लियोफिलिक ऐसे लिखना है, और 2 क्या है, ऑर्डर 2 को डिनोट, 2 जो है वो ऑर्डर को डिनोट करता है, और इसके बारे में भी अपन जानकारी लेते हैं। आइए, तो SN1 और SN2 में आप ऐसे बाइफर्केशन ले लीजिए। SN1 और SN2 में आप बच्चे ऐसे बाइफर्केशन ले लीजिए। आइए अब SN1 और SN2 की बाइफर्केशन करते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसको इंग्लिश में समझते हैं क्या कहता है। तो SN1 और SN2 क्या है। SN1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, मतलब एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, और SN2 को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बाइमोलिक्यूलर, यानी कि इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। यहां पे ओनली सिंगल मॉलिक्यूल विल फॉर्म प्रोडक्ट। SN1 का क्या मतलब हो गया सर, यूनिमोलि, पहला पॉइंट SN1 में लिखेंगे कि इस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट होगा, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN का मतलब हो जाएगा यूनिमोलिक्यूलर, और SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन। 1 क्या डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और SN2 में 2 क्या डिनोट कर रहा है, कितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना रहा है। यहां पे आप देखोगे क्या है, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 में आपके पास क्या होने वाला है, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, और फिर आगे बढ़ जाओगे आपके पास सब्स्टिट्यूशन। तो बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके पास हुआ। बाइमोलिक्यूलर का मतलब हुआ कि 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर प्रोडक्ट बनेगा। एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, सब्स्टिट्यूट की जगह आप लिखो सब्स्टिट्यूशन, पूरा रिएक्शन का नाम लिख लो TION, सब्स्टिट्यूशन, TUTION। यहां पे ये बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें समझो कि इसमें रिएक्शन कैसे होता होगा। SN1 SN2 दोनों को अब मैं लेके चल रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने कर रखा है OH माइनस, RO माइनस, RNH2, NaNH2। तो जो अच्छे से डोनेट कर पाते हैं, हमने न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर लास्ट क्लास में पढ़ा है, याद है, 4 पॉइंट में पूरा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर को करा दिया था, ओनली 4 पॉइंट्स में, और उससे बाहर आएगा ही नहीं, प्रीवियस ईयर भी करा के दिखा दिया था। तो ये ओनली 1 मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। चैट में बता देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब ये किस पे अटैक करेगा, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड, तो हमारे RX पर अटैक करेगा। चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड, हमारे RX पे अटैक करेगा। चलो, न्यूक्लियोफाइल ने हमारे पास वो कर दिया है, रिएक्शन कर दिया है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा जल्दी से बता दो। तो NU माइनस जो है, ये माइनस क्या इस पोलैरिटी क्रिएट करेगा यहां पे, तो मोर ये क्या हुआ, अरे यार नहीं, हाँ, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, ये पोलैरिटी क्रिएट करेगा। हमेशा यही होता है कि अगर आपके पास पोलर बॉन्ड है तो पोलर क्रिएट कर देगा। और ये कैसे क्रिएट हुआ है, तो बेटे एक सॉल्वेंट हम लेते हैं, दुनिया का हर रिएक्शन सॉल्वेंट की मदद से होगा, दुनिया का हर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉल्वेंट की मदद से होगा। अब सॉल्वेंट पे भी कल हमने PhD कर रखा है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक कर रखा है PhD। चलो, अब सॉल्वेंट की मदद से यहां पे पोलैरिटी आई। अब ये पोलैरिटी क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये पोलैरिटी क्या कर रहा है, ये माइनस चार्ज जो है ये प्लस पे अटैक करेगा। ये माइनस चार्ज जो है बेटे, ये R प्लस पे जाके अटैक कर रहा है। एब्सोल्युटली क्लियर है क्या है, माइनस चार्ज जो है वो R प्लस पे जाके अटैक कर रहा है, और आपके पास RNU बना रहा है। न्यूक्लियोफाइल आपके पास बेटे RNU बन रहा है, नो डाउट एट ऑल। और होगा क्या, कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए, इसलिए ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है।
भाई ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है, वीक को रिप्लेस कर देता है। यही तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि आउटर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, और आपके पास ये जो रिप्लेस हुआ X माइनस, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा लीविंग ग्रुप लीव कर गया। कल हमने इस रिएक्शन के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ा है। अब आप कहोगे कि सर SN2 क्या कैसा डिफरेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये यूनिमोलिक्यूलर कैसे है। अभी अभी आपने ऊपर बताया कि एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यहां तो एक ये और दूसरा ये, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेशन गलत हो गया। तो अभी उसके लिए रुकना पड़ेगा, अगले 5 मिनट मुझे गौर से सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये कैसे यूनिमोलिक्यूलर है। भले ही दिखने में दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बट है ये यूनिमोलिक्यूलर। हाउ, आई विल टेल यू। 5 मिनट्स वेट करिए। अब SN2 रिएक्शन क्या होता है? तो SN2 रिएक्शन भी यही होगा, है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना भाई, है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां भी आपके पास एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यानी कि आउटर न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को ही रिप्लेस करता है, यानी कि आपके पास RX को ही रिप्लेस करेगा। ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। अच्छा, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो किसकी प्रेजेंस में होता है? बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ रहा है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। अच्छा, अब सॉल्वेंट जब जब होगा, सॉल्वेंट का मतलब वाटर, अल्कोहल, चलो अब आ जाओ, सॉल्वेंट आपके पास इसको पोलर करेगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, बॉन्ड पोलैरिटी किया। विधि का विधान है माइनस हमेशा प्लस से मिलेगा, हमेशा अपोजिट वाले लोग मिलते हैं। अच्छा, अब ये क्या बन गया आपके पास, RX जो है, चूंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, X को हटा देगा, जो बाहरी न्यूक्लियोफाइल है वो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा। इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी तक इस रिएक्शन की मदद से आपको लग रहा होगा SN1 SN2 सेम है, यही लग रहा है आपको? अभी तक यही लग रहा है? एक बार कमेंट, हाँ सब लोग यस यस लिख रहे हैं। अभी तक लग रहा है सब दोनों सेम तो है, डिफरेंस क्यों है? व्हाई देयर इज वन, व्हाई देयर इज टू? आइए एक एक करके बात करते हैं। ये जो SN1 है बेटा, SN1, ये SN1 रिएक्शन में मैंने बोला यूनिमोलिक्यूलर है, तो ये दिखने में भले ही दो मॉलिक्यूल है, बट अभी जब मैकेनिज्म कराऊंगा आगे, तो बताऊंगा कि केवल और केवल अल्काइल हैलाइड से ये रिएक्शन होता है। SN1 केवल और केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, ये मैं अभी बताऊंगा। इस बात को पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो पहले 2 पॉइंट लिख लिया, तीसरा पॉइंट पे आता है। थर्ड पॉइंट इज कि इन SN1 रिएक्शन, थर्ड पॉइंट आपके पास ये आएगा कि इन SN1 रिएक्शन में ओनली अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट्स। इन SN1 रिएक्शन केवल और केवल अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट्स। इन SN1 रिएक्शन ओनली अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट्स। ठीक हो गया? SN1 रिएक्शन में केवल और केवल अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल NU माइनस का रोल नहीं है। कैसे मैकेनिज्म में बताऊंगा, कैसे मैकेनिज्म। अच्छा, तो SN2 में क्या होता है? तो अभी बताया कि सर ये बाइमोलिक्यूलर है, यानी कि SN2 की अगर मैं बात करता हूं, इन SN2 रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। इन SN2 रिएक्शन alkyl halide as well as nucleophile participates in reaction. In SN2 reaction, alkyl halide as well as nucleophile participates in reaction. मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। As well as nucleophile participates in reaction. ठीक हो गया है? कोई प्रॉब्लम परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। इन SN1 ओनली अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट्स, यानी कि अगर मैं इसमें यह लिख दूं कि रेट ऑफ SN1 किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल? खुद सोच के बताओ कि रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल या अल्काइल हैलाइड। जब SN1 में यूनिमोलिक्यूलर है, वो भी RX है, तो इसी पे डिपेंड करेगा, RX के कंसंट्रेशन पे। ये बिग ब्रैकेट का मतलब समझते हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ RX पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? ये लिखा है इन SN1 रिएक्शन ओनली अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट्स एंड रेट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन में कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। बोलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर। लेकिन अगर मैं वहां पे जाता हूं, अगर मैं रेट ऑफ SN2 लिखता हूं, तो यहां पे आप क्या बोलने वाले हो? रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चूंकि अभी अभी पढ़ा, एक लाइन पहले पढ़ा कि ये बाई मोलिक्यूलर है और दो मोलिक्यूल पे डिपेंड करता है, तो दोनों पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड पे तो करेगा ही करेगा, ये तो SN1 वाला ही था। हाँ, अब न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे भी ये डिपेंड कर रहा है, NU माइनस की कंसेंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करता है। मैकेनिज्म में आएगा कैसे और क्यों, इसी पे डिपेंड कर रहा है। मैकेनिज्म में आएगा ये दोनों पार्ट। यहां तक एक स्टेप भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, 30 सेकंड्स में रुका हुआ हूं, आराम से इंटरैक्टिव बना के चलते हैं, आराम से आप पूछ सकते हैं, ऐसे ऑफलाइन की फील आनी चाहिए आपको। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई डाउट है तो 30 सेकंड्स हैं और फिर अब इस पे आते हैं। SN1 रिएक्शन का अब एक एक करके मैं थ्योरेटिकली मैकेनिज्म पे पहुंचूंगा, SN1 SN2 दोनों में, कि SN1 में मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले होता क्या है, यहां पे इस रिएक्शन में हम जानबूझ के वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। देखिए सब लोग, आप 2 मिनट के लिए पेन कॉपी छोड़ के नजरें स्क्रीन पे फोकस करना है, सब लोग इधर देखेंगे, पेन कॉपी नीचे। अब आ जाओ, होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, SN1 रिएक्शन जब हमें कराना होता है तो हम जानबूझ के बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। जब भी हमें SN1 रिएक्शन कराना होता है तो हम जानबूझ के वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल लेने से क्या फायदा होगा? तब वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि ये अटैक नहीं करता है। याद करो, मैंने बताया था कल ही, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो फटाक से अटैक करेगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, सुस्त है, आलसी है, वीक है, कमजोर है, तो पड़ा हुआ है, अटैक नहीं करेगा। अब चूंकि अटैक नहीं करेगा तो यहां पे सॉल्वेंट क्या करेगा? क्या हो रहा है यार, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं स्क्रीन टच से मेरी टी शर्ट उसमें सट जा रही है। कल खैर आ जाओ, दूर से पढ़ाता हूं। हो क्या रहा है, ये सॉल्वेंट, अब चूंकि ये वीक है, ये सुस्त है, ये कमजोर है, ये आलसी है, तो हमने जानबूझ करके एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिया है जो अटैक नहीं करेगा। तो सॉल्वेंट क्या करेगा? X माइनस को चुरा ले जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। SN1 रिएक्शन में जानबूझ करके मैं वीक न्यूक्लियोफाइल लेता हूं, और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करता है आपके पास? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा। अगर मान लो स्ट्रांग होता तो ये कार्बोकेटाइन बनने का नहीं करेगा, फटाक से अटैक कर देगा। अगर बहुत तंदुरुस्त न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो पहले अटैक मार देगा, वो दुनिया में किसी को कुछ देखेगा नहीं, वो वेट नहीं करेगा कि कार्बोकेटाइन बने। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि सर SN1 रिएक्शन एक 2 स्टेप का प्रोसेस है। SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप का प्रोसेस है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला स्टेप में बच्चों आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। SN के पास बच्चों कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है, और दूसरे स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफाइल NU माइनस अटैक करवाता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है ना, ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे जो सॉल्वेंट वाला, जैसे मान लो यहां पे ROH है तो OH माइनस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पे होता नहीं है। ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट का ही जो नेगेटिव पार्ट है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल हम नहीं लेते हैं। देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिमोलिक्यूलर। SN1 समझ आया? SN1 में हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाहरी न्यूक्लियोफाइल एक्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, बट जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेंट वाला ही इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। SN1 में बाहरी न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, अंदर का ही सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट बिकम्स द न्यूक्लियोफाइल, और सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये है नहीं, तो इट इज यूनिमोलिक्यूलर SN1। बोल दो क्लियर, इट इज यूनिमोलिक्यूलर SN1। एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, जल्दी से बोल दो। तो कार्बोकेटाइन में बेटा ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, एक यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल, ये पहला, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन क्यों बनेगा? अरे सर न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं भाई, भले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल कहां से आया? ये न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट है। जैसे अगर अल्कोहल ले रहे हो तो RO माइनस
भाई मुझे पता भी नहीं चला था वैसे तो। चलो आ जाओ, कभी कभी होता है यार, टेक्नोलॉजी है यार, मशीन ही तो है, इंसान थोड़ी है। चलो अब आते हैं सर यहां पे, इन SN1 अब फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, तो कितने प्रोडक्ट बनेगा? देखो इन SN1 फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है और बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है, यानी कि इन SN1 टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म। इन SN1 बेटे टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। SN1 में बच्चों दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है इन SN1 में दो तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एक को प्रोडक्ट जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। एक तरह का जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं बच्चों रिटेंशन प्रोडक्ट। अब ये पूछेगा आपसे क्योंकि 2-3 साल इसको पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। उसके बाद देखोगे दूसरे वाले जो प्रोडक्ट बनता है दो तरह के बनते हैं, तो द सेकेंड वन काइंड इज कि इन्वर्जन प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। अब ये रिटेंशन प्रोडक्ट क्या है, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या है, ध्यान दीजिए। मान लो जिस डायरेक्शन में हैलोजन था उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो उसको कहते हैं रिटेन हो गया, रिटेंशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लो जिस डायरेक्शन में हैलोजन है अपोजिट साइड में अगर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, क्योंकि आगे से भी अटैक हो सकता है पीछे से भी अटैक हो सकता है, यानी कि दोनों साइड अटैक हो सकता है, तो जिस साइड हैलोजन है उसी साइड अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है रिटेन हो गया, रिटेंशन हो गया। और जिस साइड हैलोजन है अपोजिट साइड अगर ऐड हो रहा है तो उसको कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। रिपीट ही कर रहे बेटा, रिपीट ही कर रहा है। रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट में ये रिटेंशन प्रोडक्ट if nucleophile is added on if nucleophile is added on same side of halogen, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेम साइड ऑफ हैलोजन के ऐड हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। और यहां पे देखोगे इफ न्यूक्लियोफाइल इज एडेड ऑन अपोजिट साइड, इफ न्यूक्लियोफाइल इज एडेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ हैलोजन, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा वो अपोजिट साइड ऑफ हैलोजन में लगा हुआ है, इफ न्यूक्लियोफाइल इज एडेड ऑन सेम साइड ऑफ हैलोजन, तो आपके पास ये हो गया। अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है अपोजिट साइड ऑफ हैलोजन तो देखो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब पीछे से लग रहा है इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? भाई तुम्हारा चैट प्राइवेट, तुम्हारे इतने सारे वो है ना, पहले ख्वाहिशें हैं, पहले वही पूरा करते करते समय निकल जाएगा। चैट को ये कर दो, चैट को वो कर दो। अच्छा, अब जब दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं कि रिटेंशन भी बने और इन्वर्जन भी बने, इसको हम कहते हैं रेसिमाइजेशन होता है। इन SN1 दोनों हो रहा है, मतलब अपोजिट साइड भी बन रहा है और सेम साइड भी बन रहा है, सेम साइड भी अपोजिट साइड भी। इसी को तो रेसिमिक मिक्सचर कहते थे। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता था, मिरर इमेज बनता था, तो दोनों साइड बन जाता था। तो इन SN1 रिटेंशन, इन SN1 आप देखोगे तो आपके पास इसी को रिपीट कर देते हैं और इसमें मैं थोड़ा ये इरेज कर देता हूं। आ जाओ। SN1 में चूंकि दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, इन SN1 बोथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स, यानी कि इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्टेप नंबर 1 में कार्बोकेटाइन बनाए, अब कार्बोकेटाइन बनाए तो आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है। अगर जिस साइड हैलोजन है उसी साइड अटैक होता है तो उसको कहते हैं हम कि रिटेंशन प्रोडक्ट बनाए, और जिस साइड हैलोजन है उसके अपोजिट साइड अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि सर इन्वर्जन हो रहा है। तो इन SN1 लिखो यहां पे रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म। इन SN1 रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म का मतलब क्या हुआ? रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म का मतलब होता है सर, रेसिमाइजेशन का मतलब होता है आपके पास सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड देन अटैक। रेसिमाइजेशन का मतलब होता है सर आपके पास की रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। रिटेंशन भी होता है एज वेल एज इन्वर्जन, दोनों ही होता है। तो आपके पास ये रह गया SN1 में। SN1 में दोनों हो गया, रिटेंशन भी हो गया। अच्छा, एक और चीज सर, क्या SN1 में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? क्या SN1 में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? हाँ, चूंकि कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इन SN1
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन अकर्स। क्योंकि कार्बोकेटाइन जब जब बनता है तब तब रीअरेंजमेंट होता है। जब तक बसंती के पैर चलेंगे जय वीरू की सांसें चलेंगी। कार्बोकेटाइन तब तक रीअरेंज होगा जब तक कि वो हाईली स्टेबल ना हो जाए। इन SN1 रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। बताया था, ये कहानी सुनाई थी, अच्छे से पढ़ाया भी था कि जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सिंपली टेक्स प्लेस। अच्छा भाई, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। फाइन फाइन फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसको रेसिमाइजेशन वगैरह बोलते हैं। अच्छा, तो रेट ऑफ SN1 किसको कैसे बोलोगे सर? SN1 रिएक्शन का रेट कैसे डिसाइड करोगे? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो सर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कैसे? किसी भी रिएक्शन का रेट उसके इंटरमीडिएट पे जाके डिपेंड करता है। अब इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकेटाइन। तो इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो यही लिखेंगे, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये हो गया आपके पास। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूं। अपन इतनी सारी वैरायटी कर लेंगे। रेट ऑफ SN1 कार्बोकेटाइन की डायरेक्टली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे मान लो आपके पास SN1 का रेट अगर आपसे पूछा जा रहा है और आप इसका जवाब देना कि आंसर क्या होगा। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहीं है और अगर मान लो कहीं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, किसका रेट ज्यादा होगा? इसका या लास्ट वाले का? 3 डिग्री का या 1 डिग्री का? हायर डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन हायर स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ज्यादा अल्फा H, उतना ज्यादा प्लस I, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एकदम बढ़िया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहां पे SN1 में न्यूक्लियोफाइल हम कैसे लेते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं? इन SN1 लिखो यहां पे वीक / माइल्ड न्यूक्लियोफाइल इसको बोला जाता है। माइल्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग से कम को माइल्ड बोलते हैं, और वीक तो बहुत बेकार हो गया। माइल्ड का मतलब अटैक कर सकता है बस लेट से करेगा। माइल्ड का मतलब ये हो गया। वीक या माइल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वीक / माइल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 में आपके पास ये होने वाला है, ये होने जा रहा है वीक या माइल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। जल्दी से बोल दो, एकदम बढ़िया। अच्छा, अब SN1 में सर कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद माइल्ड कंसेंट वीक या माइल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। एक और चीज बता दो कि सर यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा? जरा सोच के बताना। कल मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बताया हुआ है। यू हैव टू थिंक एंड देन आंसर। ऐसा नहीं कि मुंह खोला और बोल दिया। हाँ, जवाब आया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। रीजन भी दे दो। पोलर प्रोटिक ठीक है, लेकिन रीजन भी दे दो। रीजन ये दोगे कि सर यहां पे आप अगर देख रहे हो मैकेनिज्म में आओ, केटायन भी बन रहा है, एनायन भी बन रहा है, दोनों ही बन रहा है, तो ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें दोनों सॉल्वेट कर पाए। ध्यान दीजिए, केटायन भी बन रहा है, एनायन भी बन रहा है, तो ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें दोनों का सॉल्वेशन हो पाए। तो ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जिसमें केटायन एनायन दोनों का सॉल्वेशन होता है? तो ऐसा एक ही सॉल्वेंट है जिसमें केटायन एनायन दोनों का सॉल्वेशन होता है, और उसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इन SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर SN1 में बेटा आपके पास इन SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज टेकन। SN1 के अंदर बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। वीक या माइल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। इनफैक्ट इसके ब्रैकेट में लिखो कि जो न्यूक्लियोफाइल कहां से आता है? सॉल्वेंट से आता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। बोलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। रीजन, इट सॉल्वेट्स बोथ केटायन एंड एनायन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने का रीजन, दोनों को ही सॉल्वेशन कर देता है, केटायन को भी और एनायन को भी। बोलो बेटा, ए बेटा बोलो, घबराओ नहीं, बोल दो, समझ में आ रहा है? चलिए, अब SN1 में जो है ना बेटा, इससे ज्यादा नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है। SN2 में अभी थोड़ी देर बाद वापस से पन्ना पलट के इन सब जगहों को भरेंगे। बट अब चूंकि लगे हाथों SN1 के क्वेश्चंस कर लें तो मजा ही आ जाएगा ना। लगे हाथों अगर हम SN1 के क्वेश्चन कर लें तो मजा ही आ जाएगा। मुझे 2 मिनट दीजिए,
मुझे एक फाइल खोलना है और मैं वो वीडियो हाइड करके फिर खोलूंगा। जाना नहीं, मैं बस फाइल खोल रहा हूं, मैं अपना मेल खोल रहा हूं। अब जब जीमेल खोलता हूं ना, जीमेल दिख जाता है। तो कई गधेड़े बच्चे हैं, जैसे इतना सब करने के बाद भी एक कोई है, देखो मैं बताता हूं उसका ईमेल आईडी, मैं बता देता हूं तुमको, क्योंकि मैं ईमेल खोला हूं ना। ये है भाई, ईमेल आईडी पे लिखता है कि सर हार्ट स्पैम कर देंगे और कुछ नहीं, बेस्ट टीचर भानु प्रताप सर 47, इसका नाम है 47, ठीक ना। आप देख लो, ईमेल आईडी पे नाम रखा अपना 47 है। ये यही आजादी का फायदा यही उठा रहा भाई। चलो यार, हेलो अल्केन हेलो अरीन का लेक्चर लास्ट वाला 3 हुआ था ना उसका। हेलो अल्केन हेलो अरीन, लास्ट वाला लेक्चर 3 हुआ था और मैंने यहीं से लिया था, तो डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, उसको उठा के रख दीजिए। गुड 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 गुड। आइए, आपका इंतजार था। चलो, तो अब आगे ये हमने कल पढ़ लिया था, तो जो पढ़ लिया था उसको हटा देते हैं। ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हमने कर ली है। ये हमने कल देखा था, केमिकल रिएक्शन आपके पास ये वाला देख लिया था, न्यूट्रल स्पेशीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के बाद आपके पास आया था हाँ रिएक्शंस, AgNO2 KNO2 वाला। उसके बाद आपके पास KCN और NaGCN वाला आया था। चलिए, जब ये होने के बाद फाइनली SN1 हमने यहां तक कर लिया, SN1 की सारी चीजें देख ली। आइए, कह रहा है कंपेयर द रेट ऑफ SN1। आपको क्या करना है, रेट ऑफ SN1 को कंपेयर करना है। व्हाट यू हैव टू थिंक ऑन दिस इज रेट ऑफ SN1। अब ये भी थोड़ी देर पहले देखा था, SN1 का रेट जो है वो कार्बोकेटाइन की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आ जाओ, जब आप यहां जाओगे तो Cl हटेगा, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो सर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पे Cl हटेगा, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पे Cl हटेगा, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे रेट के बारे में पता करना है तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C बोलना है। अरे बोलो, आया ना, कौनो दिक्कत तो नहीं है ना। आहा, नाइस। यहां हो जरा, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो यहां पे Br माइनस हटेगा, कार्बोकेटाइन sp2 पे आया। यहां पे Br माइनस हटाया और कार्बोकेटाइन sp3 पे आया। सर यहां पे जो कार्बोकेटाइन है सेकंड वाले में, ये रेजोनेंस भी कर रहा है, खासा ही अनस्टेबल हो गया। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन आ जाएगा, sp2 कार्बन, उस पे प्लस चार्ज, अनस्टेबल हो गया। तो बताओ मुझे, A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ SN1। जैसे SN1 की यहां पे बात करोगे तो कितना हो गया, Br हटेगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, Br हट के कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, हेलोजन हट के कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन को सर ये प्लस H लगा रहा है, समझ में आया। ये कार्बोकेटाइन को कुछ भी नहीं लग रहा, यहां पे कार्बोकेटाइन को माइनस M लग रहा है। कहां स्टेबल है, तो प्लस चार्ज को प्लस इफेक्ट स्टेबल करता है और माइनस इफेक्ट अनस्टेबल करता है। तो A सबसे ज्यादा स्टेबल है और C सबसे अनस्टेबल है, फिर आ जाएगा B। तो मुझे बता दीजिए आपके पास क्या होने वाला है। सर दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर और व्हाट, क्या यही आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, यही रेट ऑफ SN1 है। तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर होने वाला है। तो ये आपके पास आगे बढ़ चुका है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आइए। सर Br हटेगा, कार्बोकेटाइन बन गया, ओके जी। यहां Br हटा, ये बन गया, कौन सा, A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A। कितने लोगों को लग रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस आई लगाएगा और यहां पे प्लस आई लगेगा। और अगर ऐसा लग रहा है तो बेटा चुल्ली भर पानी बहुत ज्यादा है, वेस्ट मत करिए, डूब मरिए बिना उसके। आइए बेटा, मैंने बताया हुआ था, इसको कहते हैं ऑक्सीजन के बगल में लोन पेयर, इसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये लोन पेयर खट्ट से प्लस M दिखाएगा, यहां पे रेजोनेंस दिखाएगा, यहां पे समझ में आया। तो चूंकि यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, अरे दादा बताया था नहीं बताया था, और यहां पे सर केवल प्लस आई लग रहा है, तो किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, A ग्रेटर देन B होगा ना। GOC की ऐसी तैसी नहीं करनी है, GOC को पढ़ते रहना है। आइए आइए आइए, ये उसी का वही है, इसी को तोड़ के दिखाया हुआ है, A ग्रेटर देन B होगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे कर लीजिए बेटा जी, इसको एरो लगा दीजिए कि Br हटेगा तो ये 2 बनेगा, Br हट के यहां पे ये बनेगा, ठीक है। A ग्रेटर देन B विल बी द आंसर, यही रेट ऑफ SN1 होगा। यहां पे जब आप जाओगे तो दिस विल बिकम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन।
यहां पे जाओगे तो बेटा साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। कौन स्टेबल है और क्यों स्टेबल है? अरे देख पा रहे हैं सर, यहां तो रेजोनेंस है। कौन सा? अरे यार आपके पास रिंग एक्सपेंशन है, रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस की कैटेगरी में आ जाता है, बट छोड़ो उतना डीप आपके पास नहीं है बेटा। ये आपके पास रिंग एक्सपेंशन है। ये वाला साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन में डांसिंग रेजोनेंस है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं इसको। ए ग्रेटर देन बी होगा कि नहीं होगा? सर ए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ये तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है आपके सिलेबस के हिसाब से। दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन होगा क्या, वही रेट ऑफ SN1 होगा। तो रेट ऑफ SN1 आप कैसे देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन से देखना है। आगे बढ़ सकते हैं। तो चूंकि आप आगे बढ़ोगे, 3 और सवाल कर लेते हैं। आइए इसमें रेट ऑफ SN1 बताओ। तो सर रेट Br हटेगा, कार्बोकेटाइन यहां आएगा। ये Br हट के कार्बोकेटाइन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि sp2 पर आ गया। ये रेजोनेंस कर रहा है। बेंजीन जो है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। और ये बेंजीन रेजोनेंस में नहीं है। देखो ये बेंजीन के अंदर रेजोनेंस है, प्लस चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है। यहां पे प्लस चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डीलोकलाइज्ड है। यहां पे प्लस चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो जाएगा। और ये प्लस चार्ज अनस्टेबल और हो गया। रीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन पे ये प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अनस्टेबल होता है। तो क्या ए ग्रेटर देन बी होता है? तो क्या आपने SN1 की रेट लिख लिया है? आगे बढ़ जाते हैं। ओ बेटा Cl हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये 2-2-4 यानी कि एंटी एरोमेटिक बन गया। Cl हट गया, कार्बोकेटाइन बन गया, 2 और 2 4 यानी कि एंटी एरोमेटिक बन गया। यहां पे Cl हटा, कार्बोकेटाइन बना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बेटा अब ये एंटी नहीं रही, अब ये एरोमा हो गई है, ये एरोमेटिक हो गई है। स्टेबल कौन है? एरोमेटिक स्टेबल है। तो जब ज्यादा स्टेबल है उसी का तो SN1 ज्यादा होगा, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है उसका SN1 ज्यादा होता है। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटा ओ बेटा Br हटेगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, Br हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, Br हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हम सबको पता है कि अगर इस कार्बोकेटाइन को ये लोन पेयर है तो क्या ये डोनेट करेगा तो क्या प्लस एम देगा, क्योंकि डोनेट कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो प्लस एम देगा। अच्छा जी सर ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस एम लगाएगा। बढ़िया हो गया। यहां पे कुछ नहीं लग रहा है, यहां देखो देयर इज नथिंग, कार्बन कुछ नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट फॉर अल्फा एच। बेटा 2 कार्बन है, एच और एच तो लगा ही सकता है, क्योंकि पाई यहां पे आएगा, नहीं अल्फा एच नहीं लेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता तब अल्फा एच लगता, नहीं लगेगा अल्फा एच। चलो खैर अल्फा एच लगेगा, क्योंकि प्लस चार्ज यहां आएगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया तो 2 हाइड्रोजन है, अल्फा एच लगेगा। चलो तो देखो इसमें मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग है कि हाइपर कंजुगेशन? भाई मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग है कि हाइपर कंजुगेशन है? बेटा ओ बेटा मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग है ना रे, बी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग है। फिर हाइपर कंजुगेशन है ना भाई, तो फिर आपके पास ए ऑप्शन है, और फिर लास्ट ऑप्शन सी है ना यार, क्योंकि माइनस एम तो अनस्टेबल करेगा ना। तो जो इसका रेट है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन का रेट है, क्या वही SN1 का रेट होने वाला है? तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन जो है वो रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन होता है। अब आते हैं बेटा आपके पास SN2 को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट विल गो फॉर SN2। SN1 की थोड़ी बहुत हमने जानकारी ले ली, और SN1 में अभी और क्वेश्चंस हैं, टेंशन मत लो, अभी तो हमने रेट के नॉर्मल क्वेश्चंस किए, बट अभी हम आएंगे SN2 पे जाते हैं। अब SN2 पे ये है 1 स्टेप प्रोसेस होता है, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म वगैरह जानते हैं, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म वगैरह जानते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। रेडी है? इसकी थोड़ी मैकेनिज्म वगैरह जानते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, जैसे हमने SN1 और SN2 को यहां तक तो पढ़ा था, SN इसके नीचे अब लिखेंगे। SN2 में जो वो होता है ना, इन SN2 ट्रांजिशन स्टेट कार्बन 5 बॉन्ड साइमल्टेनियसली बनाता है। कार्बन जो है 5 बॉन्ड साइमल्टेनियसली बनाता है। यहां पे अभी मैं बना के बताता हूं। इन SN2 मैकेनिज्म कार्बन फॉर्म्स 5 बॉन्ड साइमल्टेनियसली। SN2 मैकेनिज्म में कार्बन फॉर्म्स 5 बॉन्ड साइमल्टेनियसली। कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बनाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ साइमल्टेनियसली। वैसे कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता,
लेकिन यहां पे कार्बन साइमल्टेनियसली 5 बॉन्ड बनाता है इन ट्रांजिशन स्टेट। अब सब लोगों का मन है कि सर एक बार ट्रांजिशन स्टेट बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि कैसे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड बन सकता है, ठीक है ना। इन ट्रांजिशन स्टेट का 5 बॉन्ड क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है, फटाक से टूट जाता है, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट बस फ्यू सेकंड्स के लिए रिएक्शन में बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट पे मूव कर जाते हैं। ठीक हो गया, समझ में आया? चलो अब होता क्या है ध्यान से देखिएगा, यहां पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। WW क्या चल रहा है भाई? WW क्या चल रहा है बताइए? अब एक बार WW आप बता दीजिए, फिर मैं बताता हूं। लिखिए, पानी ले आया मैं। आज मैं घर से ही क्लास ले रहा हूं। एक अनिकेत है, कह रहा है इंस्टा पे फॉलो बैक करो मुझे। अच्छा भाई, ओके ठीक है जी गुरुजी, मैं जरूर आपको फॉलो करूंगा। ठीक हो गया। चल SN1 अगर मिस हो गया तो बेटा SN1 देख के फिर SN2 पढ़िएगा, ये रिक्वेस्ट है, अदरवाइज ये उड़ जाएगा, समझ नहीं आएगा। चलिए अब यहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के वेट करने का इंतजार नहीं करेगा। यहां पे ये हो रहा था, आराम से पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर सॉल्वेंट का एक्स नेगेटिव पार्ट आके आर पे अटैक करता है। यहां पे सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफाइल आके आर पे अटैक करता है। लेकिन यहां पे अब आगे देखोगे क्या होने वाला है। इन SN2 मैकेनिज्म कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है साइमल्टेनियसली ट्रांजिशन स्टेट में। यहां तक ठीक है। चलो अब क्या होता है ध्यान से देखिएगा कि इन SN2 a strong nucleophile is taken। इन SN2 रिएक्शन के अंदर इन SN2 रिएक्शन a strong nucleophile is taken। SN2 रिएक्शन के अंदर a strong nucleophile लिया गया है। इन SN2 रिएक्शन a strong nucleophile is taken। बढ़िया हो गया। SN2 रिएक्शन में बेटा a strong nucleophile लिया गया है, ठीक है भाई। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इट अटैक्स ऑन इट। इन SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज टेकन। तो होता क्या है, इन SN2 NU माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है विल नॉट वेट, ये वेट नहीं करेगा फॉर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। ये बेटा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए इंतजार नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इट विल डायरेक्टली अटैक ऑन द इट विल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए इंतजार नहीं करेगा। इट विल नॉट वेट फॉर द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऐसा सुस्त की तरह नहीं बैठा होगा कि नहीं नहीं पहले आराम से कार्बोकेटाइन बन जाए फिर मैं आराम से अटैक करूंगा। यहां ऐसा नहीं होता। SN2 में हम अलग से न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेके चलते हैं, वो सॉल्वेंट का नहीं होता, वो अलग से हम लेके चलते हैं, 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में लेके चलते हैं। यहां पर रिएक्शन में केवल अल्काइल हैलाइड लेके चले थे, काम हो गया था। यहां पर रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी लेके चलेंगे और अल्काइल हैलाइड भी लेके चलेंगे। विल नॉट वेट फॉर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड NU माइनस विल अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड। और NU माइनस जो है बेटा वो अल्काइल हैलाइड पर अटैक कर देगा। एंड NU माइनस विल अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड। बोलो क्लियर? एब्सोल्युटली हाँ है ना। एंड NU माइनस विल अटैक ऑन दी अल्काइल हैलाइड। अच्छा अब होता क्या है, ध्यान से देखना बड़ी प्यार से कि सर आपके पास NU माइनस है और सब लोग का पेन कॉपी नीचे और नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। कार्बन ऐसे 3 बॉन्ड बना के RX लगाया हुआ है, तो यहां पे ये इंतजार नहीं करेगा। ये क्या करेगा, फटाक से इस पे NU माइनस जो है आओ देखा ना ताओ कार्बन पे जाके अटैक कर देगा। यानी कि बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि यहीं पे इसको प्लस दिखेगा, माइनस पे तो अटैक कर नहीं सकता। बहुत बढ़िया हो गया, माइनस पे तो अटैक कर नहीं सकता, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा बहुत। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या होता है सर, ये बैक साइड अटैक करता है, क्योंकि अगर ये NU माइनस है और अगर ये माइनस के साइड से अटैक किया तो रिपल्सन होगा। देखो इसके पास खुद ही माइनस है, अगर ये हैलोजन के साइड से अटैक करेगा
तो वहां पे वो रिपल्सन हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अटैक तो करेगा बट ये बैक साइड अटैक करता है। तो NU माइनस का जो अटैक होगा दैट इज हैपनिंग, बट ये बैक साइड अटैक होगा, ठीक है ना। इन SN2 बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। रीजन, अगर फ्रंट साइड अटैक करेगा तो यहां भी माइनस और इस पे भी माइनस, क्या होगा, रिपल्सन होगा। इन SN2 बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। इन SN2 बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेटा SN2 के अंदर बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, टेक्स प्लेस। अगर फ्रंट साइड अटैक करेगा तो माइनस माइनस का रिपल्सन हो जाएगा, बैक साइड अटैक ऑफ टेक्स प्लेस। अब जब बैक साइड अटैक होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। अभी मैं इसको और समझाऊंगा, टेंशन ना लेना। अम्ब्रेला इन्वर्जन, या फिर बेटे इसी को हम बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, या तो अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं, या फिर हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा वाल्डेन इन्वर्जन। अब ये क्या है, ध्यान से देखना, बहुत रोमांटिक सा एक कहानी है। बारिश का धीमा धीमा बारिश की बूंदें गिर रही है, धरती पे पहली बार बारिश हो रही है। और जब पहली बार बारिश होती है गर्मी के बाद, तो एक बहुत मीठी सी खुशबू निकलती है, जिसको बड़ा अच्छा लगता है वो स्मेल करने में। अच्छा, तो बड़ी रोमांटिक सी कहानी है, ध्यान से सुनना कि धीमी धीमी बारिश हो रही है, इस मौसम का पहला बारिश है, और धरती से बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ठीक है। अब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकले हो और धीमी धीमी बारिश है, और उसी के साथ आपके बैग में अम्ब्रेला है। अब आप अम्ब्रेला इस्तेमाल करके आप आराम से जा सकते थे अपने घर, पढ़ाई कर सकते थे, मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते थे। लेकिन विधि का विधान है, दुनिया में हर दिन एक न एक का, समझ गए होंगे, समझदार है। तो अब क्या है बेटे कि अब बारिश आपके पास है, और आपने देखा कि ओहो, वो जो सपनों की रानी जाने जहां, वो उसके पास छाता नहीं है। तो आप उस भीनी भीनी बारिश में उसको छाते में लेके गए कि कैन आई गिव यू लिफ्ट, यू कैन ज्वाइन मी, आई एम अलोन, मैं आराम से दुबला पतला में आ सकता हूं, आप भी आ जाओ। तो आप उसको भी उस बारिश छाते में ले लेते हो। बारिश हो रही है, भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। अचानक से आप जैसे ही आगे बढ़ते हो, हवाएं चल उठती हैं, बहुत तेज हवाएं आती है। तो जब तेज हवा आती है तो आपका छाता ऐसा होता है, पहले आपका छाता बेटा ऐसा होता है, राइट। बहुत छोटा सा मैंने रोमांटिक सा छाता बनाया। अब जैसे अचानक से छाता, जैसे अचानक से हवा आया बेटा, ये अचानक से छाता ऐसा हो जाता है, आपने देखा होगा, जनरल लाइफ का वो है। अचानक से छाता पलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। इसी को अम्ब्रेला इन्वर्जन कह रहे थे हम, समझो बात को। यही से लिए वर्ल्डन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने बताया कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, बैक साइड अटैक प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे क्या था, इन्वर्जन भी हो रहा था, रिटेंशन भी हो रहा था। क्यों, क्योंकि प्लेनर है, कार्बोकेटाइन प्लेनर है, तो आगे से भी पीछे से भी किधर से भी हो सकता है, दोनों बन सकता है। यहां पे चूंकि कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा, तो अगर आगे से जाएगा तो रिपल्सन होगा, तो पीछे से गया। अब पीछे से गया तो बेटा अम्ब्रेला, पीछे से हो गया, इन्वर्ट हो गया, अम्ब्रेला प्रोडक्ट, अम्ब्रेला इन्वर्जन हो गया। बोलो यहां से, ठीक है। तो यही होता है बेटा, बारिश की भीनी भीनी खुशबू। अगर न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में अटैक करेगा, तो वो पिछली दरवाजे से अटैक करेगा, उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जिस डायरेक्शन में हैलोजन ना हो। क्योंकि अगर हैलोजन के, क्योंकि अगर हैलोजन के, क्या हो रहा है भाई, क्योंकि अगर हैलोजन के डायरेक्शन से गया तो बेटा हैलोजन पे माइनस, इस पे माइनस, रिपल्सन हो जाएगा। तो हैलोजन के डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हैलोजन के अपोजिट साइड में जाएगा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब हुआ क्या होगा, सब लोग फोकस। कार्बन के 4 बॉन्ड यहां पे ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता प्रोडक्ट में, चलो भाई, तो कार्बन क्या होता है, उल्टा हो जाता है बेटा। देखो पहले ये तीनों लेफ्ट साइड में थे, अब क्या हुआ, ये उलट गए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आ गया। अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल भी इधर ही लगता और कार्बन के बॉन्ड भी इधर ही लगते, तो रिपल्सन होता। तो रिपल्सन को कम करने के लिए ये तीनों बॉन्ड इधर चले गए और न्यूक्लियोफाइल अपना बैक साइड में रह गया। रिपल्सन को कम करने के लिए ये तीनों बॉन्ड आगे चले गए और न्यूक्लियोफाइल आगे आ गया। तो दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इंतजार नहीं करेगा कार्बोकेटाइन बनने का, प्लेनर नहीं बनता यहां पे।
यहां पे बैक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड अटैक करता है। यहां पे आप लिख भी सकते हो इस बात को बड़े अच्छे से कि हियर द न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। अब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा तो आप कहते हैं कि सर ऐसा बना दो ना, न्यूक्लियोफाइल को यहां ऐड कर दिया, 3 कार्बन के बॉन्ड पहले से थे, बट इस तरह से अगर प्रोडक्ट बनता तो बहुत रिपल्सन होता। तो रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ, कार्बन ने अपने तीनों बॉन्ड जो लेफ्ट में थे उसको राइट में कर लिया और न्यूक्लियोफाइल अपना बैक साइड में आके लग गया। न्यूक्लियोफाइल अपना बैक साइड में आके लग गया। न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन में लगेगा जो हैलोजन की अपोजिट डायरेक्शन है। हैलोजन की अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल जाके लगता है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हैलोजन के अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल जाके लगता है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ओ नाइस, ओ नाइस। क्लियर हुआ? एब्सोल्युटली। तो ये जो SN2 में बेटा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, यहां पे लिखो इन्वर्टेड प्रोडक्ट, क्योंकि पिछले दरवाजे से अटैक हुआ है, उल्टा प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है ना। इन SN2 inverted product forms, in SN2 inverted product formation takes place। SN2 में बेटा inverted product formation की बनता है, inverted product formation takes place। बोलो हाँ, ठीक हो गया। अब इसमें 5 बॉन्ड कहां है, तो ये तो प्रोडक्ट है, हमने ट्रांजिशन स्टेट तो बनाई नहीं, अब ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं। यहां पे मैं बनाऊंगा बेटा आपके पास ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ध्यान से देखना कि सर यहां पे हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है Nu-। अब ये क्या करेगा, कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है और यहां पे 3 बॉन्ड आपके लगे हुए हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, कार्बन के देखो बैक साइड से अटैक करता है। तो ये हैलोजन है लगा हुआ है, चलो ये अभी भी लगा हुआ है, 3 वैलेंसी अभी भी लगी हुई है, तो ये 3 वैलेंसी है। ये 5वां न्यूक्लियोफाइल भी आके इसमें लग जाता है, द 5th प्रोडक्ट दैट इज न्यूक्लियोफाइल भी इसमें आके लग जाता है। अब देखो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वैसे वैसे ये बॉन्ड वीक होगा। एक तरफ से ये बॉन्ड फॉर्म होता है, दूसरी तरफ से ये बॉन्ड टूटता रहता है। तो एक टाइम पे कार्बन पे 5 बॉन्ड बने होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, और धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाता है, ठीक है। एक ही स्टेप में प्रोसेस होता है। क्लियर? समझ में आया? एनसीईआरटी पढ़ना है? नहीं बेटा, सारा एनसीईआरटी का वर्ड है, आपने ये पढ़ लिया तो एनसीईआरटी पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट। तो आपने SN2 रिएक्शन पढ़ा, हाँ। अब SN2 रिएक्शन में आपको क्या लगता है कि SN2 रिएक्शन में इन रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पे बेटा आपने ऑलरेडी लिख लिया है, मैं दोबारा लिख देता हूं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अच्छा, चूंकि यहां पे अब कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, रेट किस पर डिपेंड करेगा, इस पे बारे में बताओ। रेट ऑफ SN2 किस पे डिपेंड करने वाला है? रेट ऑफ SN2 किस पे डिपेंड करेगा? सर कोई भी इंटरमीडिएट तो है नहीं। अब ध्यान देना, सब लोग इधर देखो, सब लोग का फोकस इधर होना चाहिए, इधर आ जाओ। सर अगर मान लो यहां पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, अगर मान लो बहुत बल्कि ग्रुप लगा है, तो यार जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा रिपल्सन होगा, स्टीरिक क्राउडिंग बोलते हैं इसको। अगर इस कार्बन पे बल्कि ग्रुप लगा है तो अटैक नहीं कर पाएगा, स्टीरिक क्राउडिंग हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं कि सर यहां पे आप छोटे छोटे ग्रुप लगा लो, ये छोटू ग्रुप, ये छोटू ग्रुप, ये छोटू ग्रुप, तो चूंकि छोटे छोटे ग्रुप हैं, अब न्यूक्लियोफाइल का स्कोप है, अब आके अटैक कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कार्बन पे बल्कि ग्रुप कम है तो ज्यादा अटैक होगा, ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। अगर बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो कम अटैक होगा, कम फास्ट रिएक्शन होगा। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है, नहीं क्लियर है? बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है, नहीं क्लियर है? अभिषेक बता दीजिए, वो वाला चेंज कर लेते हैं। हो गया? अब आ जाओ आपके पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है। सर ये यहां पे न्यूक्लियोफाइल Nu- इस कार्बन पे आके अटैक करेगा और पलट जाएगा उस तरह से। पलटा नहीं पलटा? पलटा बेटा। यहां आ जाओ, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग ऑन कार्बन। बेटा जितना स्टीरिक क्राउडिंग कम होगा,
जितना कार्बन पे स्टीरिक क्राउडिंग कम होगा, स्टीरिक क्राउडिंग ऑन कार्बन, कार्बन पे जितना ही स्टीरिक क्राउडिंग आपका कम होगा उतना ज्यादा रेट होगा। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग ऑन कार्बन। बेटा जितना कम स्टीरिक क्राउडिंग होगा उतना जल्दी से अटैक हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग है, ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो वो अटैक कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रेट स्लो हो जाएगा। हो गया? क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो मान लो आपसे मैं सिंपल SN2 का रेट यहां पे पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे SN2 का रेट पूछ लूं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होगा या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होगा या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होगा, किसका बोलोगे आप? तो जहां पे स्टीरिक क्राउडिंग कम है, जहां पे भीड़ भाड़ कम है, वहां पे अटैक हो जाएगा। तो देखो, लेसर डिग्री लेसर क्राउडिंग लेसर भीड़ भाड़, लेसर डिग्री लेसर क्राउडिंग लेसर भीड़ भाड़, 1 2 3 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मजा आ गया? अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं। मान लो आपको SN1 का एक बार रेट पूछना चाहता हूं। SN1 का रेट, मान लो डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड सेम है, आपको दिया हुआ है RI, मान लो सारे 1 डिग्री हैं या सारे 3 डिग्री हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। RR, RBR, RCl, RF, किसका ज्यादा हो गया? अगर आपने आयोडाइड लिया, अब तब SN1 का रेट किसका ज्यादा होगा? आई का कि बीआर? अरे भाई, ये तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्डर लिखवा दिया था कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही जल्दी रिएक्शन देगा। ये लीविंग ग्रुप आसानी से, वीक बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा, जल्दी रिएक्शन देगा। अच्छा, SN2 में कोई चेंज होगा क्या? अगर मान लो डिग्री सबकी सेम है, डिग्री में कोई बदलाव नहीं है, तो क्या आपके पास RI दिया हुआ है, RBR दिया हुआ है, RCl दिया हुआ है, फिर RF, कोई चेंज आएगा क्या? ये सेम रहने वाला है। यहां भी तो वही चीज हो रहा है कि सर कुल मिला के RX बॉन्ड टूटना है, तो जो जल्दी टूटेगा वो ज्यादा रिएक्शन देगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? दोनों ही केस में बेटा आयोडाइड का ही रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि यही वाला वीक है और यही वाला टूटेगा। हां, अगर मान लो R की डिग्री बदल गई तो SN1 में हायर डिग्री और SN2 में R की डिग्री लोअर होनी चाहिए, बस ये फायदा है, ये फर्क है। अच्छा, SN2 में कोई इंटरमीडिएट बनता है क्या? अरे ना, SN2 इज अ 1 स्टेप रिएक्शन। SN2 बेटा एक स्टेप का रिएक्शन है और नो इंटरमीडिएट, 1 स्टेप रिएक्शन एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, और कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। वाल्डेन इन्वर्जन होगा, बैक साइड अटैक होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, बोलो हाँ या ना? वाल्डेन इन्वर्जन होगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा, बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और आपके पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? SN2 का न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो सर इन SN2 जो न्यूक्लियोफाइल है एक तो स्ट्रॉन्ग है और साथ में हाई कंसंट्रेशन लिया गया है। रीजन, अरे जब ज्यादा अमाउंट में होगा तो ज्यादा अटैक होगा, और ज्यादा अटैक होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो इन SN2 एक तो आपकी कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 में बेटा, इन SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल will be taken. In SN2, a strong nucleophile and higher concentration of nucleophile. In SN2, a strong nucleophile and higher concentration of Nu minus takes place. SN2 के अंदर strong nucleophile और higher concentration of nucleophile takes place. ये सब लिखा दिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले? अब यहां पे बताओ, इन SN2 सॉल्वेंट क्या लेने वाले हैं? पोलर प्रोटिक लेने वाले हैं या पोलर एप्रोटिक लेने वाले हैं? इन SN2 जो अब देखो, चूंकि यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, कार्बोनाइन बन रहा था, तो इस तरह से सॉल्वेंट लिया कि कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन का सॉल्वेशन हो पाए। क्या यहां कार्बोकेटाइन बन रहा है? नहीं। क्या यहां कार्बोनाइन बन रहा है? नहीं। कुछ ही बन रहा है? नहीं। तो यहां पे उस टाइप का ही सॉल्वेंट लेंगे जो दोनों को सॉल्वेट ना कर पाए, यानी कि इन SN2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। इन SN2 आपके पास SN1 में पोलर प्रोटिक होता है, SN2 में आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है DMSO, DMF, DMA, HMPA। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। समझ में आया?
SN2 रिएक्शन में कोई पूछता है कि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। SN2 रिएक्शन में कोई पूछता है, एक सेकेंड, SN2 रिएक्शन में मान लो कोई पूछता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है बताओ सर। ऑर्डर, तो सर SN1 का ऑर्डर होता है 1 और SN2 का ऑर्डर होता है 2। SN1 का ऑर्डर होता है 1 और SN2 का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है, वहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है। ऑर्डर क्या बोलता है? व्हाट इज ऑर्डर? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक्स में मैं ऑर्डर को मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में वही ऑर्डर है। नंबर ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज द ऑर्डर। यहां पे कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक, ओनली अल्काइल हैलाइड। यहां पे कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपका घर, अरे भाई पढ़ लो यार मानसी। अच्छा, अब यहां जो हमने लिखा है ना ट्रांजिशन स्टेट, यहां जो हमने लिखा है ना ट्रांजिशन स्टेट, सर कार्बन पे 5 बॉन्ड बन गया, 4 होना चाहिए बट कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए। अब उसके नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे। जब भी ज्यादा बॉन्ड बनता है तो नेगेटिव चार्ज आता है और जब भी कम बॉन्ड बनता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक हो गया? तो इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन जो है एनायन लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है क्योंकि माइनस चार्ज आएगा। भाई ध्यान दीजिए, इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन हैज, यहां पे लिख लो, इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन हैज एनायन लाइक स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन स्टेट, इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 कार्बन हैज एनायनिक स्ट्रक्चर। इन SN2 कार्बन के पास बेटा एनायनिक स्ट्रक्चर होता है। इन SN2, इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 कार्बन हैज एनायनिक स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 में कार्बन का एनायनिक स्ट्रक्चर है। बोलो आया ना? क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, ये जो है कार्बोकेटाइन से गाइड हो रहा है और SN2 जो है ट्रांजिशन स्टेट में क्या है? एनायन है, तो ये एनायन से गाइड होगा। ये केटाइन से गाइड हो रहा है और ये एनायन से गाइड हो रहा है। समझ में आया? SN1 केटाइन मैकेनिज्म है, एनायन मैकेनिज्म है। रीजन, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं और वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। व्हाट अमाउंट? अमाउंट नहीं बोलना, कोई अमाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए बनता है, एक बॉन्ड बन रहा होता है, दूसरा बॉन्ड टूट रहा होता है, जैसे ही वो होता है ट्रांजिशन स्टेट फिनिश हो जाता है। तो कोई अमाउंट नहीं बोल सकते उसमें। अब SN1 भी हो गया, SN2 भी हो गया। अब SN2 का क्या आप मुझे रेट बता सकते हो? कह रहा है फ्यू कंपाउंड्स विच डू नॉट गिव SN2। इसके बारे में आइए, ये SN2 नहीं देगा। फ्यू कंपाउंड्स विच डू नॉट गिव SN2, जरा इसके बारे में बताओ। ये SN2 नहीं देगा, ये बात सही है या आपको सही लग रहा है? फ्यू कंपाउंड्स विल नॉट गिव SN2, व्हाई? रीजन, सर अब देखो ये बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस में है। इस बॉन्ड में बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अरे भैया SN1 तो दे देगा, SN1 तो दे देगा, स्लो देगा, ये बात ठीक है कि स्लो देगा क्योंकि रेजोनेंस है तो आसानी से कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। बट SN2 में न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता और फिर ये टूटता तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रीजन ड्यू टू रज्जो। हमारी जो रज्जो है, हमारी जो रेजोनेंस है, उस वजह से बेटा इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आया। पार्शियल डबल बॉन्ड आया तो आसानी से नहीं टूट सकता। डू नॉट ब्रेक इजिली, आसानी से नहीं टूटता है। और चूंकि आसानी से नहीं टूटता है भैया जी, यहां पे SN2 नहीं देगा। बोलो क्लियर है? एब्सोल्युटली हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। बैक, चलो यहां आओ। क्या ये कौन सा रीजन है क्यों ये SN2 नहीं देगा? कौन सा रीजन है ये SN2 क्यों नहीं देगा? अगेन बेटा सेम रीजन है। अगेन आप देखो, अरे भैया दुनिया ही घूम गई इसकी। तो अगेन सेम रीजन है। यहां भी बेटा आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। PDB का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो यहां पे क्या आ रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से बेटा आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। एंड CX बॉन्ड डू नॉट ब्रेक इजिली, CX बॉन्ड डू नॉट ब्रेक इजिली। CX बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, डू नॉट ब्रेक इजिली। बोलो है ना? नेक्स्ट, यहां पे आप आ जाओगे तो क्या होगा? सर ये हाइड्रोजन टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां पे आपको
पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड कार्बन इज अनस्टेबल। ये कौन सा रूल था बेटा? ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड कार्बन, ए दादा क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड कार्बन इज अनस्टेबल, ठीक है। और चूंकि ये अनस्टेबल है, ओ हो अमेजिंग हो गया है, चूंकि अनस्टेबल है, कौन सा रूल था? ब्रेड्स रूल। अमेजिंग। ब्रेड्स रूल कहता है, ब्रेड नहीं, ब्रेड्स, BREDTS, ये ब्रेड्स रूल का कहना है sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, सॉरी ब्रिज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, या ब्रिज कार्बन पे पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, ये ब्रेड्स रूल कहता है। यानी कि ब्रिज कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता। ड्रैगो नहीं है, ब्रेड्स रूल है वो। ड्रैगो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल वाला, नो हाइब्रिडाइजेशन वाला। चलो अब जरा इस क्वेश्चन में आओ, कह रहा है कंपेयर द SN2। SN2 को कंपेयर करिए, 1 2 3 4, किसका ज्यादा किसका कम? बेटा हो बेटा, SN2 को कंपेयर करिए जी। तो ये हो गया आपके सामने स्क्रीन पे, ये 1 डिग्री है, ये लेसर स्टीरिक है, ये और स्टीरिक क्राउडिंग है, ये और ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग है। देखो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहा है, बहुत ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग है। थोड़ा सा कम हुआ स्टीरिक क्राउडिंग इस कार्बन पे, थोड़ा और कम हुआ इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे तो बहुत ही कम हो गया। आहा, अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करता हूं तो 1 का सबसे ज्यादा है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, और सबसे कम 4 का है। स्टीरिक क्राउडिंग तो यही होने वाला है, 1 2 3 4। नीचे आओ, नीचे आओ। तो जब आप देखोगे तो सर इस कार्बन पे अटैक करना है और इस कार्बन पे अटैक करना है, SN2 कहां ज्यादा होगा? SN2 कह रहा है कि जिस कार्बन पे क्राउडिंग कम है, भीड़भाड़ कम है, तो इस कार्बन पे क्राउडिंग कम है, भीड़भाड़ कम है, SN2 का रिएक्शन होगा A ग्रेटर देन B, 1 ग्रेटर देन 2। आप सीधा देखो, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। भाई SN2 क्या कहता है? हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? लेसर स्टीरिक होगा तो ज्यादा रिएक्शन होगा, ज्यादा स्टीरिक हो गया तो कम रिएक्शन होगा। जैसे 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 हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन पे अटैक होगा, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन पे अटैक होगा। ओके, कहां ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग है, कहां कम स्टीरिक क्राउडिंग? यहां पे देखो, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, मतलब 2 कार्बन डबल बॉन्ड O है, और यहां पे भी 2 कार्बन डबल, अच्छा या एल्डिहाइड है या कीटोन है। ओके, कौन ज्यादा क्राउडिंग दे रहा है? व्हाट यू फील, कौन ज्यादा क्राउडिंग दे रहा है? तो आप देखोगे दिस कार्बन इज, इधर से 1 डिग्री है, जिस पे अटैक करना है कार्बन क्या है? 1 डिग्री है, और जिस कार्बन पे अटैक करना है ये भी 1 डिग्री है। ओ भाई, अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? व्हाट यू फील? हां, तो आप देखो यहां पे कि सर ये डबल बॉन्ड पास में है तो रिपल्सन करेगा, डबल बॉन्ड दूर हो गया तो कम रिपल्सन करेगा। तो जहां पास में है स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा है, दूर हो गया तो रिपल्सन कम हो गया। पास में है तो आसानी से रिपल्सन करेगा, दूर है तो रिपल्सन कम कर दिया। जैसे यहां पे आइए, अब जैसे देखोगे तो सर इट विल नॉट गिव SN2। पहली बात तो सर यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आया, और चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आया तो ये टूटेगा नहीं, इट विल नॉट गिव SN2। मतलब यहां पे स्लो रिएक्ट होगा भी तो बहुत स्लो रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पे रेजोनेंस नहीं है। देखो 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, कंसेक्यूटिव 2 सिग्मा के बाद रेजोनेंस नहीं होता है। क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगा तो यहां पे सिंगल बॉन्ड ही है, टूट सकता है, यानी कि यहां पे रेजोनेंस यहां पे हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1। बढ़िया हो गया, क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो इसकी रिएक्शन SN2 किसका ज्यादा होगा, तो मैं हमेशा से फोकस आपको दिलाऊंगा बॉस। SN2 देखने के लिए पहले आप उस कार्बन पे देखो जहां पे कार्बन, जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे देखो जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है भैया। ओके, अब किसका SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा और किसका SN2 रिएक्शन कम होगा, बताइए तो। हाउ मेनी ऑफ यू विल से, अब कौन से आप इसमें लगाओगे? स्टीरिक क्राउडिंग से तो सॉल्व ही नहीं होगा, स्टीरिक क्राउडिंग से तो ये तो सॉल्व ही नहीं होना। करके देखो कहां से सॉल्व होगा। एक छोटा सा लॉजिक बताया था जिससे सॉल्व हो जाएगा। कौन से बेटा? फोटो बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम होगी क्या बेटा? जब आप NTA का फॉर्म भर रहे हैं तो जो, या तो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दे दो, कोई दिक्कत नहीं उनको, या तो आप कलर बैकग्राउंड में कलर दे रहे हो तो भी चलेगा, बट कलर में भी बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है जेरिका जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए
यहां पे आप देखोगे मैंने क्या बोला है, SN1 जो है वो कार्बोकेटाइन से गाइड होगा, और SN2 जो है चूंकि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के 5 बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज जैसा आ रहा है, तो ये कार्ब अनाइन से गाइड होगा। तो SN2 में कार्बनाइन, सर ये -M है, कार्बनाइन को स्टेबल करेगा, ये +M है अनस्टेबल करेगा, ये +H है और अनस्टेबल करेगा, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये स्टेबल कर रहा है तो SN2 ज्यादा देगा, यानी कि 1 सबसे ज्यादा स्टेबल देगा। तो कुछ भी नहीं कर रहा, चलो ठीक है, +H से थोड़ा स्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ, +4 से सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, बैकग्राउंड में येलोइश अपलोड किया है, नहीं चेंज कर लीजिए बेटा, जब लिखा है व्हाइट बैकग्राउंड तो येलोइश क्यों करें, क्यों रिस्क लें, क्यों जमाने से जाके लड़े। अब आपके पास क्या है बेटा, SN1 SN2 के कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। अब आपके पास बेटे SN1 SN2 के कुछ रिएक्शंस हैं जिसके आपके प्रोडक्ट लिखना है, बड़ी अमेजिंग सी चीज है। आइए SN1 SN2 का, जैसे ये देखिए, अब बताइए मुझे यहां पे क्या होगा, फाइंड आइडेंटिफाई, पहले आपको पता करना है कि ये SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि SN1 होगा SN2 होगा, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट लिखिए। पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि SN1 होगा SN2 होगा, फिर आप उस हिसाब से प्रोडक्ट लिखिए। अब देखो यहां पे क्या है, क्या ये अल्काइल हैलाइड है, हां सर। क्या यहां पे सॉल्वेंट है, अच्छा। अब ये बताओ हाउ यू विल आइडेंटिफाई। तो आपको मैंने बताया था कि ये रिएक्शन SN1 होगा SN2 होगा, मैं पहचानूंगा सॉल्वेंट से, क्योंकि सर यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मैं यहां पे चीख के बोल सकता हूं कि सर ये SN1 रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन देख के मैं पहचान जाऊंगा कि सर ये SN1 दिया हुआ है आपके पास, ये रिएक्शन SN1 है। अच्छा हाँ, ये रिएक्शन SN1 है, क्यों, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है। अगर पोलर ए प्रोटिक होता, DMSO होता, DMF होता, DMA होता, HMPA होता, तो SN2 सोच रहे होते, बट ये SN1 है। अब SN1 है तो सर कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 है तो हेलोजन हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, H आ गया, ड्यूटेरियम आ गया, PH आ गया, और यहां पे ये Cl वाला बॉन्ड टूट चुका है, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये Cl वाला बॉन्ड टूट चुका है और आपके पास बेटा कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl वाला बॉन्ड टूट चुका है और बेटा ये कार्बोकेटाइन बनेगा। नाइस, बढ़िया हो गया। अब चूंकि ये कार्बोकेटाइन बना है तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है ये भी बनेगा, रेसिमाइजेशन भी होगा, यानी कि जिस साइड हेलोजन था उस साइड भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कहां से आता है, सॉल्वेंट से। SN1 में न्यूक्लियोफाइल कहां से आता है, सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट क्या है यहां पे, अल्कोहल, और अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो सर ये होता है CRO-H+। ये है आपके पास न्यूक्लियोफाइल। तो एक बार तो हेलोजन वाले साइड ही बनेगा और दूसरे वाले हाइलोजन के अपोजिट साइड में जाके लग जाएगा, यानी कि अगर हेलोजन को लगा तो क्या बोलेंगे उसको, रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर हाइलोजन के अपोजिट साइड में लगा तो क्या बोल देंगे उसको, रेसिमाइजेशन, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट। बाकी आप लगा दो, H एज इट इज रहने वाला है, D एज इट इज रहने वाला है, PH एज इट इज रहने वाला है। कार्बोकेटाइन है तो प्लेनर हो गया। अब प्लेनर हो गया तो बोथ साइड अटैक्स टेक्स प्लेस। जिधर हाइलोजन है अगर उधर लगा है तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन, और अगर हाइलोजन के अपोजिट साइड में लगा है तो उसको हम कहते हैं बेटा इन्वर्जन। अगर हाइलोजन के साइड ही लगा है तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन और उसको कहते हैं इन्वर्जन। ओवरऑल को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ओवरऑल क्या हो गया, ये बना, इसका मिरर इमेज भी बना है, यानी कि रेसिमाइजेशन हुआ है। बोलो सेकंड क्वेश्चन में आप बताओ, ये SN1 है या SN2 है। अगर SN1 है SN2 है आप पहचाने कैसे, तो मेरी नजर गई है, मेरी बाज की नजर है और वो गई आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS। अब चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 है कि SN2 है, सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये SN1 है। अच्छा SN1 है तो क्या होगा आपके सामने, PHO- और फाइनली आपके पास क्या बनेगा, H+। देखो क्या होगा सर, चूंकि SN1 है तो रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, यानी कि रिटेंशन भी होने वाला है, इन्वर्जन भी होने वाला है। सर ऊपर PH नीचे H होने वाला है, ऊपर PH नीचे H होने वाला है, लेफ्ट साइड में मिथाइल होने वाला है। सर जिधर भी आ रहे उधर आप न्यूक्लियोफाइल लगा दो OPH, जिधर भी आ रहे उधर आप न्यूक्लियोफाइल लगा दो OPH, और आप अपोजिट साइड में भी लगा सकते हो, दैट इज OPH, अपोजिट साइड में लगा दो।
समझ में आया है? तो एक तो रिटेंशन बन ही चुका है और एक आपके पास इन्वर्जन बन चुका है। दिस इज सिंपली आपके पास रिटेंशन प्रोडक्ट, दिस इज सिंपली आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट, ओवरऑल आपके पास रेसिमाइजेशन। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। बोलो, समझ में आया? रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। SN1 में 2 प्रोडक्ट बनेगा। SN2 अगर होता तो एक प्रोडक्ट बनता, अपोजिट साइड लगता, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है SN2 में। जैसे 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 यहां आइए, अब बताओ ये SN1 एक SN2 है, इज दिस द SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन? ला 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 ला। इसके बारे में थोड़ा सोचो और बताओ। मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लेता हूं। देखो गर्मी में गर्म पानी, हाँ। अभी तुम देखोगे मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हम तो भैया गर्म पानी पीते हैं। मतलब मेरा गला थोड़ा सेंसिटिव है और मैं बहुत कम उम्र से पढ़ा रहा हूं। मतलब आई एम टीचिंग फ्रॉम विच ईयर? टेक्निकली आई एम टीचिंग फ्रॉम 2016। हाँ, 2016 के दिसंबर में मैं स्टार्ट किया था। 2016 के दिसंबर में मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना और आज हो गए मेरे को 2024 में पढ़ा रहा हूं। नाइस, कितना आगे निकल आया मैं, सोच लो। जब मैं कॉलेज गया था 2015 में, आई वॉज इन बीटेक कॉलेज। 2015 में मैं बीटेक में गया था, 2015 में, और मैं बनने गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है। एंड आई वाज डूइंग गुड, मैं अच्छा कर रहा था। बट पता है, एक कीड़ा होता है हर इंसान के अंदर, और उस समय ऐसा एक वेव आया था बहुत। अंकुर वारिकू, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स धीरे धीरे यूट्यूब पे फेमस हो रहे थे। एंड दे सेड कि यार आपको जॉब नहीं करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो। और लिटरली बता रहा हूं, मैं इन्फ्लुएंस हुआ और मैं बहुत अच्छा कर रहा था। मतलब आई वॉज वेरी डूइंग गुड इन वहां पे। अगर आप देखोगे तो कोडशिफ्ट वगैरह बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो कोडशिफ्ट पे आई वॉज वेरी हाई रैंकर, पूरे इंडिया में आई वॉज रैंकिंग देयर। हैकर अर्थ, हैकर रैंक, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे कोडर्स को रैंक किया जाता है। तो माई रैंकिंग वॉज वेरी हाई। आई वॉज डूइंग गुड, आई वॉज लर्निंग, आई वॉज डूइंग गुड। मैंने मशीन लर्निंग भी पढ़ाई की है, मैंने मशीन लर्निंग में मैंने प्रोजेक्ट किया है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में खुद काम किया हुआ है। तो मैंने तो पढ़ाई तो जबरदस्त करी है ना। मतलब मुझे आज भी बुक्स से बहुत प्यार है, किताब मुझे मिल जाए और मैं, पता नहीं, एक अलग सा प्यार है। तो 2015 में मैं वो मेरे कॉलेज में जाते ही मोबाइल आ गया था मेरे पास, और मेरी सिस्टर का उस समय शादी हुआ था। मेरी माय बिगेस्ट, सबसे एल्डेस्ट सिस्टर, उस समय शादी हुआ था घर में। तो क्या होता है ना कि शादी में पहली बार मैं उनके घर गया। घर इन सेंस दिल्ली में आया था, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आया, तो वहीं रुका था मैं दीदी के यहाँ पे। तो मैं पहली बार जब घर आया तो उस समय वो कल्चर है ना कि आप जब फर्स्ट टाइम आए हो घर पे शादी के बाद, तो ऐसे लड़की के भाई को बड़ा सम्मान मिलता है ना, बड़ा इज्जत से देखा जाता है। तो वैसा सम्मान में मुझे ऐसे गिफ्ट मिला उनकी फैमिली की तरफ से कि मेरे को एक बड़ा अच्छा सा सैमसंग का मोबाइल मिला, ठीक है। आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मतलब मेरे से ज्यादा खुश हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों के पास वैसा उतना बड़ा मोबाइल नहीं था, और मेरे सिस्टर के घर वाले जो है वो वेल टू डू है, बड़े अच्छे पैसे वाले हैं। तो और मैं ठहरा बड़ा कॉलेज में जाने वाला। अब मैं सोचा कि मेरे पास मिल गया मोबाइल। अब मैं मोबाइल को आधी जेब में ऊपर रखता था और ऐसे जीन्स की पैकेट में आधी नीचे रखता था, ताकि लोगों को नजर जाए कि ओहो आई हैव दिस स्क्रीन टच। 2015 में स्क्रीन टच, अभी सोनी रिक्सन और ये सब आ रहा था। तो मैं जेब में जब भी लेके चलता था ना, तो मैं जानबूझ के उसको हाथ से थोड़ा ऊपर करके रखता था, लोगों की नजर जाए कि आई हैव। तो पूरे कॉलेज में 3-4 लोगों के पास होता था, आई हैड दैट सैमसंग का मोबाइल। और फिर इंटरनेट मिल जाता था, 1 GB बहुत महंगा होता था उस समय, बट फिर भी हम लोग करा लेते थे जुगाड़ से, है ना। तो और घर वाले को बता दिया कि कॉपी खरीदनी है, पेन खरीदनी है, तो मैं ऐसे बड़े काम किया करता था। तो और फिर रिचार्ज करके जिंदगी मैंने जी है। मतलब आई हैव नॉट कंप्रोमाइज्ड ऑन माय लाइफ, आई हैव नॉट कंप्रोमाइज्ड ऑन माय स्टडीज। तो मैं क्लास का सबसे शैतान बच्चा भी था और क्लास का सबसे पढ़ने वाला भी था, ठीक है। आप सोचो, मैं इतना शैतान था अपने स्कूल में, मोतिहारी में मैं पढ़ता था डीएवी स्कूल में, और मेरी बस थी बस नंबर 3।
बस नंबर 3 शनिवार के दिन, किसी एक शनिवार के दिन बस लेने गई, और जब बस स्कूल में वापस आई तो उसके 2 शीशे टूटे हुए थे, 2 कांच टूटा हुआ था। ठीक है, तो मंडे को जब मैं पहली बार क्लास गया हूं तो मेरे क्लास टीचर ने बोला कि आपको पेनल्टी दी गई है और आपको वो किया जा रहा है, एग्जाम से डिबार्ड कर देंगे हम, क्योंकि आपने बस का शीशा तोड़ा है। मैंने कहा कौन सा बस का शीशा तोड़ दिया मैंने? तो उन्होंने बताया बस नंबर 3 में आप जाते हो। मैंने कहा हाँ। और तो उसके 2 शीशे टूटे हुए। तो मैंने कहा पूरे बस में क्या मैं अकेले जाता हूं? आपने मुझे ही क्यों बोला? क्योंकि आप ही शैतान हो। अब आप सोचो, शीशा कोई और तोड़ा था, मेरी कोई गलती नहीं है, फाइन मैंने भरी है भाई, फाइन मैंने भरी है। इतना बदनाम टाइप का इंसान था मैं वहां पे डीएवी मोतिहारी में, मेरे बैच वाले जानते होंगे। तो बस नंबर 3 का शीशा किसी और ने तोड़ा। एक्चुअली में वो बाद में पता चला कि एक्सीडेंट से टूटा है, कोई बस ने किसी ट्रक वाले में तो सटा के निकाला और टूट गया वो शीशा। तो अब क्या हुआ कि कौन जाता है उसमें? अच्छा, उसमें विशाल जाता है, यही तोड़ा होगा। एंड जब बहुत ज्यादा मैंने उसको किया कि भाई किस दिन टूटा, क्या फ्राइडे को टूटा? नहीं। सैटरडे को टूटा? नहीं। और लकीली सैटरडे को मैं स्कूल नहीं गया था, तब मैं बचा हूं, वरना तो भाई मेरे को एग्जाम से बाहर कर देते, वो डिबार कर देते। फाइन फिर भी ले लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, अब फाइन आ गया तो आ गया, फाइन तो वापस नहीं करते स्कूल वाले, फाइन फिर भी ले लिया, पर वो एग्जाम से डिबार होने से बचा हूं मैं। गलती मेरी नहीं थी, शैतानों में नाम था। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने ना, क्या होते हैं हम लोग क्लास में ऐसे खेल रहे थे, ठीक है, और कॉस्को की बॉल आती थी, अभी भी आती होगी, तो कैच कैच खेल रहे थे, चारों कॉर्नर पे खड़े होकर कैच कैच खेल रहे थे। ठीक है, अब कैच कैच एक दूसरे को फेंक रहे थे, फिर वो उसको, फिर वो उसको, फिर वो उसको, ऐसे, और फैन चल रहा था, है ना, छोटे बच्चों में क्या समझ आता है। अब वो स्पीड में किसी ने फेंका और फैन पे लग गया, फैन रुक गई और फैन का जो ब्लेड था वो मुड़ गया, ऐसे हो गया। ठीक है, और कॉस्को की बॉल भी फट गई। खैर, बॉल तो हम जुगाड़ लेते, पर अब हमारी लंका लग गई कि भाई क्या नाम आएगा, फैन किसने तोड़ा? आपके क्लास में कोई भी हो, मैं प्रेजेंट था उस दिन स्कूल में एज यूजुअल। क्लास टीचर को पता लगा कि उसकी क्लास का फैन मुड़ गया है, तो उसने सीधा बोला प्रिंसिपल को जाके कि विशाल ने, उस समय वीटी कौन, विशाल ने ऐसा किया होगा, सीधा, क्योंकि विशाल आया हुआ, विशाल ही करेगा, और कौन करेगा। फिर मैं, ऐसा हो गया था कि भाई टीसी वीसी ना दे दे मुझे, है ना, कि भाई तुम निकलो स्कूल से। तो इतने ईमानदार थे मेरे चारों दोस्त कि हम सब चारों गए कि सर हम लोग कैच कैच खेल रहे थे और वो गलती से हुआ है, और तो हम पूरे, आप सोचो, नील डाउन समझते हो, वो घुटने के बल ऐसे खड़े होना। तो अगले दिन पूरी असेंबली हुई है और 4 लोग मस्त नील डाउन होके स्टेज पे खड़े। सोचो, तो आई वॉज लाइक दिस, बहुत शैतान, बहुत शैतान। एक टाइम ऐसा भी था, 5th 6th में आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत इंट्रोवर्ट था मैं। ठीक है, किसी से बात नहीं करना, डरना। जब मैं वो हॉस्टल बताया था ना आपको कि रांची में मेरे को शिफ्ट कर दिया था घर वालों ने हॉस्टल में, तो उस समय जाके अजीब सा दुनिया लगा मुझे, मैं शांत हो गया था बहुत, किसी से बात नहीं करना, चुपचाप पड़े रहना, ऐसे ही। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो शैतान हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो थोड़ा मैच्योरिटी आई, कोटा वोटा गया, पढ़ाई किया तो पता लगा कि अच्छा तुम जो पढ़ रहे हो और जो एग्जाम पूछेगा वो बहुत अलग है। तो खैर किसी तरह करके 2015 में मैं कॉलेज में गया। 2015 में फिर मैं यूट्यूब, उस मोबाइल के थ्रू मैं यूट्यूब के संपर्क में आया, और यूट्यूब में वो सब देखने लगा कि आइडेंटिफाई योर पैशन, जॉब करना जरूरी नहीं है, डोंट डू 9 to 5 जॉब, यू हैव टू डू, बहुत बड़ा करना है अगर लाइफ में। और एक चीज पक्का था कि यार करूंगा तो ऐसा काम करूंगा जिसमें नाम हो, भाई दाल रोटी और खा के सोना नहीं है बस, या सुबह उठे दाल रोटी खाई, ऑफिस गया, फिर शाम में आए, फिर दाल रोटी खाई, फिर सो गए, ये जिंदगी नहीं जीनी थी, ये मुझे फिक्स था। तो दूसरा ऑप्शन क्या था, तो मैंने पैशन आइडेंटिफाई किया कि मुझे सबसे अच्छा किस काम में मजा आता है। तो मुझे काम में मजा आ रहा था पढ़ा के, है ना, क्योंकि पहले भी मैंने अपने छोटे भाई बहन को, मामा के बेटे को, मेरे अपने कजिन सिस्टर्स को, ब्रदर्स को मैं नहीं पढ़ाया है ना। मैं 9th में था तो मैं पढ़ाता था बहुत, 10th में था पढ़ाता था, और खुद बुला बुला के पढ़ाता, तो मजा आता था मुझे, और आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स। मेरे को चीजें याद हो जाती थी बहुत जल्दी, मैं सॉल्व करते, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा सॉल्व करता। आर.डी. शर्मा की किताब, अब आई डोंट नो आती है नहीं आती है, इतनी मोटी आती थी 10th में, अभी भी आती होगी वो आर.डी. शर्मा। तो पूरी आर.डी. शर्मा में लगभग 2 या 3 महीने में लगाता रहा था। ठीक है, मेरे घर पे एक ट्यूशन टीचर आते थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, तो वो बोलते थे कि आज ना 2 एक्सरसाइज कर लेना, तो उनके आने से पहले मैं 5 या 6 कर लेता था।
एंड ही वाज लाइक अच्छा नाइस वेरी गुड। तो ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे मैंने पढ़ाई करी है और मस्ती के टाइम पे मस्ती भी करी है, शैतानी के टाइम पे शैतानी भी करी है। ठीक है, 2015-16 में मैंने एक साल तो मैंने पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह किया। 2016 में सेकेंड ईयर के जब एंड हो रहा था, सेकेंड ईयर का एंड या सेकेंड ईयर का स्टार्ट इन एंड में मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि यार बॉस मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं, कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं बनाऊं। मुझे नॉलेज हो जाएगा बट बहुत बोरिंग फील होता है, मजा नहीं आ रहा है। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाने लगा। वहां बहुत सारी, पहले तो व्हाट्सएप पे ही पढ़ा देता था लोगों को, सोचो ठीक है ना, व्हाट्सएप पे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता था। और फिर उस तरह से 2019 में 4 साल का बीटेक होता है। 2019 में मैं जब कॉलेज पास कर रहा था तो आई वाज वेरी लकी कि मेरे को एमएनसी में जॉब लगी थी। फर्स्ट डे ऑफ द प्लेसमेंट, पहला दिन प्लेसमेंट पर, और मैं ऐसे ही जाके बैठ गया, नो प्रिपरेशन नथिंग। प्रिपरेशन जो नॉर्मल लोग कर रहे थे मैंने उन्हीं के नोट्स देख के गया था, क्योंकि अपना क्लियर था कि 2019 में जैसे ही पास होंगे अपन कोटा जाएंगे और कोटा में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अपना फिक्स था। क्यों? क्योंकि मैं 2017 जब अकेडमी में कोई जानता नहीं था, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ अकेडमी में। ठीक है, और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे पढ़ाया, कॉलेज के थ्रू ही। ठीक है, कॉलेज में आई वाज अर्निंग 1 लाख 2017 ऑनवर्ड्स में 1 लाख से ज्यादा रुपए पर मंथ कमा रहा हूं 2017 में। तो सोचो मैं कितना हार्डवर्क करता था। और मेरी सीजीपीए, ऐसा नहीं कहोगे कि सर आपने पढ़ाया होगा तो आपके कहीं बैक लगा होगा या कहीं फेल हुए होगे, नहीं। आई वॉज 8 पॉइंटर, 8.0 सीजीपीए, बहुत हाई मानी जाती है भाई। 9 पॉइंटर वाले को तो वो मिल जाता है, अवार्ड मिल जाता है। आई वॉज 8 पॉइंटर, 8 सीजीपीए मेरी थी, 8.2 से मैं पास आउट हुआ, अब बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो 2019 में डे 1 पे, वैसे डे 0 बोला जाता है आईआईटीज में हमारे यहाँ, तो डे 0 पे एक बहुत बड़ी एमएनसी जो आज अभी भी मतलब जहां मैं काम करता हूं वहां से 1.5-2 किलोमीटर उसकी बहुत बड़ी सी ऑफिस है एमएनसी। तो मेरे को उस दिन बैठा और रात के 3 बजे, मतलब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 11 बजे तक, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, रात के 3 बजे मेरा रिजल्ट आ गया था कि आई एम इन, मतलब मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, मेरे को जॉब ऑफर हो गई थी, एचआर से सैलरी नेगोशिएशन हो गया था। और मैं कॉलेज के अंदर ही, मतलब मैं अभी 6 महीने डिग्री में था। 2019 में मई में मेरा वो होना था, डिग्री मिलना था, बट 2019 के जनवरी में मेरी जॉब लग गई थी। और इसको बोलते हैं प्री प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब जो लोग अच्छे होते हैं, कंपनीज उनको नहीं चाहती है कि यार मेरे हाथ से निकले, तो 6 महीने पहले ही उनको पकड़ लेते हैं। तो वहां पे एमएनसी में मेरी जॉब लगी, बट मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि इसको छोड़ना है। बट घर वालों को दिखाने के लिए ले लिया कि भाई देखो आपने पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे मेरे पे लगाए हैं 2015 से 19 में, बर्बाद नहीं किया है, और मैं जा रहा हूं। और जो एमएनसी में नौकरी लगी थी, जितनी ये पैसे ऑफर कर रहे थे, इससे ज्यादा मैं कमा रहा था ऑलरेडी 2018 में, 2017 में। ठीक है, बढ़िया कमा रहा था। तो ये सब चल रहा था। इसके बाद मैं 2019 में जैसे ही मुझे डिग्री मिली, मतलब तो फिर मैं कोटा आ गया। ठीक है, आई वेंट टू कोटा। कोटा में फिर 2 जगह मेरी सिलेक्शन हुआ, 2 कोचिंग्स में। ठीक है, आई एम बीइंग, मतलब भगवान ने भी मुझे बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे रखा है कि जनरली हो जाता है, और मेरा लक भी बड़ा फेवर करता है, और कहीं कह सकते हो कि उसके पीछे मेहनत है। तो कोटा में 2 जगह नौकरी लगी, तो आई चूज कैरियर पॉइंट। ठीक है, कैरियर पॉइंट में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2019 से ऑफिशियली। वैसे मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ कॉलेज के अंदर से। ठीक है, और फिर 2019 के बाद 2020, 21, 22, फिर उसके बाद से बैठा ही नहीं हूं, एक दिन भी नहीं बैठा हूं। अब तो ऐसा सोचता हूं कि यार मैं 3 दिन की छुट्टी लूं, कहीं घूमने जाऊं, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है कि जैसे ही मैं छुट्टी डालूंगा कुछ ना कुछ आ जाएगा, सर ये है, सर वो है, वो है। अब क्या है, पढ़ाने के साथ साथ और भी सारी चीजें करते हैं, और भी सारी चीजें, मतलब रिलेटेड टू दिस ओनली। तो चलो, खैर छोटी सी जर्नी थी, कहां घुस गया मैं। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं कि सर यहां पे ये देखो SN1 है कि SN2 है। ठीक है, एक्स के बारे में बताइए। डिस्कस नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, डिस्कस नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। डीएवी अस सर, यस, डीएवियंस रॉक करते हैं, जहां भी रहते हैं ना डीएवियंस रॉक करते हैं। डीएवी से मुझे एक चीज बड़ी अच्छी सीखने को मिली थी, वहां जो वो हर सैटरडे को हवन कराते हैं ना, तो देयर इज सम स्पिरिचुअलिज्म हिडन इन डीएवी। तो दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल, डीएवी, तो डीएवी में वो जो स्पिरिचुअल चीजें हैं ना,
वो मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरी मम्मी मेरे घर में बहुत पूजा करती है, बहुत ज्यादा, मतलब शी इज ट्रू डिवोटी, है ना। मतलब 365 डेज में आई कैन से कि 100 डेज से ऊपर वो फास्टिंग में रहती है, 100 डेज से ऊपर। कभी वो पूजा, कभी वो पूजा, कभी ये फास्टिंग, कभी वो फास्टिंग, और शायद उसी का रिजल्ट हम खा रहे हैं। हमारा बहुत नहीं है, बट वहां से थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिज्म भी आई है, थोड़ी भक्ति, भगवान में विश्वास, पॉजिटिव एनर्जीज, किसी का गलत नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, सबके साथ अच्छा रहना, ये सब चीजें पेरेंट्स से ही आती है। ठीक है, तो चलो आओ यहां पे। सर ये चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो सर ये SN1 है। अब ये SN1 है तो क्या होगा आपके पास, सर रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, यानी कि दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लो Cl अगर बाहर की तरफ था तो रिटेंशन हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास इन्वर्जन बनेगा, यानी कि एक बैक साइड अटैक होता हुआ निकलेगा, यानी कि डैश लगेगा, Cl ये बन गया। बोल दो क्लियर होना चाहिए। लेकिन Cl क्यों लगाओगे बेटा, यहां पे Cl तो हट जाएगा ना, और आपके पास सॉल्वेंट लगेगा, और सॉल्वेंट क्या है आपके पास, देखो OPH, H+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, OPH इज द न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे यहां पे आते हो, ये SN1 है कि SN2 है, क्या लगता है, ये SN1 है कि SN2 है, क्या लगता है। अब देखो ये अब सॉल्वेंट नहीं है, दिस इज नॉट ए सॉल्वेंट, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। अब ये सॉल्वेंट बेटा नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर। सर ये अब देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहां से मैंने पहचाना कि ये SN2 रिएक्शन है। अब SN2 रिएक्शन क्या कहता है कि सर इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि कार्बन है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मिथाइल, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हाइड्रोजन, जहां Cl है वहां से बेटा अब वो डैश पे है तो Cl के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, यानी कि वेज पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल OCH3। पहले ये बता दो, वेज पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल OCH3, और बाद बाकी ये वेज पे था, वेज पे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वेज पे ही रहेगा। बट अगर Cl डैश पे है तो बैक साइड अटैक होगा और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। SN2 में बैक साइड प्रोडक्ट होके और बेटा आपके पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा SN2। कैसे पहचाने, अगर सॉल्वेंट होता तो SN1 था, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आपके पास क्या आ गया, SN2। ठीक है, क्लियर है। चलिए जैसे आपके पास हुआ, नेक्स्ट विल गो फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां पे भी देखोगे तो सर चूंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 है, ये दिख रहा, कोई सॉल्वेंट नहीं है, कोई पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, बट हमें हिंट मिला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हमें हिंट मिला है कि सर ये SN2 है। ओके, अब चूंकि SN2 है, ध्यान से देखना ये क्या है, SN2 है, तो आपके पास जहां Cl है उसके बैक साइड से जाके इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे वेज है, बहुत बढ़िया, और यहां पे डैश है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा भाई, केवल वहां पे अटैक करेगा जिससे हैलोजन जुड़ा है। तो इससे जाके अब आप इस पे जाके आप OCH3 लगा दो, एक बार वेज पे लगा दो या एक बार डैश पे लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। वेज पे लगा दो, आंसर लगा दो, डैश आ जाएगा। जैसे यहां पे आओ, क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 है, हाँ, तो क्या होगा सर, जो हैलोजन है उसके बैक साइड अटैक हो जाएगा, जो हैलोजन है बेटा उसका बैक साइड अटैक हो जाएगा। तो हैलोजन Br है तो डैश पे आपके पास कौन आ जाएगा, Cn। हैलोजन Br है तो बैक साइड पे कौन आ जाएगा, Cn। यही कहानी है क्या, हैलोजन अगर Br है तो बैक साइड पे आपके पास Cn आ जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लैरिटी में है। जैसे यहां पे आओ, जैसे आप यहां पे जाओगे क्या बन जाएगा, सर ये साइक्लोपेंटेन है। ओके, क्या है सर, ये साइक्लोपेंटेन है, नाइस हो गया। यहां पे आपके पास दिस इज, अब ये SN1 है कि SN2 है, सर मैंने देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मैंने यहां देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या होगा, ये SN1 होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो मैंने पहचान लिया SN1 होगा। यहां भी अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 होगा। अब SN1 होगा तो सर आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगा, ये बात क्लियर है। चूंकि अब SN1 होगा तो इन्वर्जन भी बनेगा और आपके पास रिटेंशन भी बनेगा। लेकिन आपने देखा सबसे पहले SN1 में बेटा कार्बोकेटाइन बनाओ। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाते हो तो जब तक बसंती नाचेगी तब तक जय वीरू के पैर चलते मिलेंगे, तो 5 मेंबर रिंग बेटा 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 मेंबर रिंग विल गेट कन्वर्टेड टू 6 मेंबर रिंग। हमने पढ़ाया हुआ एक्सपेंशन, अब यहां पे दोबारा बता नहीं रहा हूं।
अब आपके पास क्या होगा, ये दोनों यहां पे आएगा, 1 का चार्ज 2 पे चला गया है, ठीक हो गया। आप अगर चाहें तो ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 को मिलाओ, या 1 और 3 को मिलाओ, 2 और 3 को तोड़ दो। इसको कार्बन नंबर 1 बोल दिया, इसको कार्बन नंबर 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, 6 बोल दिया। सर मिथाइल शिफ्ट होता है, और मिथाइल शिफ्ट इसको ऐसे बोला जाता है, दिस इज द मिथाइल शिफ्ट। हो गया। अब देखो SN1 में आपके पास OH का अटैक हो जाएगा। फाइनली जब आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया है, तो आपके पास बेटा इन्वर्जन भी होगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, रिटेंशन भी होगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि वेज पे भी लगेगा और डैश पे भी लगेगा। ठीक हो गया, वेज पे भी लग गया, यानी कि आपके पास अपोजिट साइड भी लग गया, और आपके पास डैश भी लग गया। तो आपके पास ये बन गया, ये बन गया, और आपके पास देखोगे तो ये OH बन गया। तो दिस प्लस दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। दिस प्लस दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। यहां पे आते हैं बेटा, आपके पास क्या हो जाएगा, यहां देखोगे सॉल्वेंट है, तो सिंपली सबसे पहले आप SN1 है, कार्बोकेटाइन बनेगा। SN1 है बेटा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो आपके पास मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया, बनाया, सबके मन में क्लियर हो गया कि सर ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब क्या ये कार्बोकेटाइन को मैं शिफ्ट करूं, क्या मैं कार्बोकेटाइन को यहां लाऊं या ना लाऊं? रीजन, क्योंकि सर यहां पे तो अभी हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहां लाओगे रेजोनेंस हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि कार्बोकेटाइन को बेटा हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा। हाइड्राइड शिफ्ट करने से क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट करने से सर रेजोनेंस में हो गया है, और रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल करता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पे आपके पास बन चुका है। अब क्या होगा, तो सर RO माइनस जाके अटैक कर देगा। क्या हो जाएगा, RO माइनस जाके अटैक कर देगा। तो PH C CH3 RO माइनस यानी कि जाके अटैक कर दिया। फाइनली CH है, इधर CH3 है, और इधर CH3 है। तो आपके पास बन चुका है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट। तो आज हम बेटा इतना ही रखेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे और एलिमिनेशन में घुस जाएंगे। कल कुछ क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे और एलिमिनेशन में चले जाएंगे। ठीक है बेटे, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, थैंक यू।